नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीए करो ऑनलाइन चैनल पर। तो आज की इस क्लास के माध्यम से हम पढ़ने वाले हैं बीए थर्ड सेमेस्टर हिंदी गद्य। ठीक, तो इसमें हम पढ़ेंगे पहले यूनिट नंबर 1। अगर आपने सिलेबस नहीं देखा तो टेलीग्राम पर हमने भेज दिया, वहां पर जाकर देख सकते हैं। ठीक, तो ये आपका क्लास स्टार्ट हो रहा है आज से। ठीक, तो ये न्यू सिलेबस है बिल्कुल आपके लिए 26 और 27। ठीक, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके प्यारा सा कमेंट जरूर करें। नोट लेना चाहते तो बिल्कुल फ्री में आपको नोट मिल जाएगा। इसके लिए आपको करना क्या है, टेलीग्राम जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां से आप जो है ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक, तो ये सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर का, और यहाँ पर देखें यूनिवर्सिटी नेम भी दिया गया है। आप जिस भी यूनिवर्सिटी से हैं तो आप जो है तैयारी कर सकते हैं अपनी यूनिवर्सिटी देखकर। ठीक, तो ये आपका क्लास है, ये कि इसमें हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 1 हिंदी हिंदी गद्य का विकास। ठीक, तो यूनिट 1 में हमें पढ़ना क्या है हमने बता दिया, हिंदी गद्य का विकास। तो पहले इसमें पढ़ेंगे भूमिका। तो भूमिका में हम देखेंगे हिंदी गद्य जो है साहित्य का इतिहास अत्यंत समृद्ध है और विविधतापूर्ण है। गद्य लेखन की परंपरा प्राचीन भारत से चली आ रही है, परंतु इसका व्यवस्थित और सशक्त स्वरूप आधुनिक युग में विकसित हुआ। हिंदी गद्य ने समाज, संस्कृति, राजनीति, धर्म और जीवन के सभी पक्षों को अभिव्यक्ति दी है। ठीक, अब इसकी परिभाषा यहाँ पर देखेंगे। हिंदी जो है गद्य की परिभाषा, तो गद्य उस भाषा को कहते हैं जिसमें विचारों की अभिव्यक्ति सीधी, सुसंगत और तर्कपूर्ण ढंग से होती है। ठीक, इसमें छंद, लय, तुक या मात्रा का बंधन जो है नहीं होता है। इसे संक्षेप में देखा जाए तो गद्य भाषा का वह रूप है जो मनुष्य के विचारों को सरल और स्वाभाविक रूप में व्यक्त करता है। हिंदी गद्य का आरंभ कब से हुआ, तो चलिए करते हैं। हिंदी गद्य का प्रारंभ मध्यकाल में माना जाता है। यद्यपि उस समय गद्य मुख्यतः धार्मिक प्रवचनों, संवादों और धार्मिक ग्रंथों में प्रयुक्त होता था, परंतु इसका साहित्यिक रूप धीरे धीरे उभरने लगा। और यहाँ पर देखेंगे पहला पॉइंट आपका आ चुका है, प्रारंभिक गद्य, जो कि 14वीं शताब्दी से 19वीं सदी तक, 17वीं सदी तक। ठीक, तो संत कवियों जैसे कबीर, रैदास, दादू, गुरु नानक के उपदेशों में गद्य रूप मिलता है। गद्य रूप मिलता है, जैसे यहाँ पर भक्तिकालीन ग्रंथों में गद्य का उपयोग यानी कि प्रयोग जो हुआ है व्याख्या और टिप्पणियों के रूप में हुआ है। इस समय का गद्य धार्मिक और प्रवचनात्मक था। दूसरा है मध्यकालीन गद्य, तो ये 18वीं सदी का है। इस युग में खड़ी बोली हिंदी का विकास हुआ। मुगल दरबार और नवाबों के प्रभाव से फारसी शब्दावली का प्रवेश जो है बढ़ गया था। धार्मिक ग्रंथों और अनुवादों में गद्य का प्रयोग होने लगा। बाइबल का हिंदी अनुवाद में फोर्ट विलियम कॉलेज जो है 1800 ईस्वी में आधुनिक हिंदी गद्य के विकास में प्रमुख भूमिका निभाई। तीसरा पॉइंट है आधुनिक गद्य का उदय, जो कि 19वीं सदी में हुआ। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में हिंदी गद्य को शिक्षण माध्यम बनाया गया। लल्लू लाल की प्रेम सागर 1803 ईस्वी को हिंदी का प्रथम गद्य उपन्यास ग्रंथ माना जाता है। इसके बाद सदनिरंजन, राजा लक्ष्मण सिंह, इंसा अल्लाह खां, हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र आदि लेखकों ने गद्य लेखन को साहित्यिक रूप प्रदान किया यानी कि दिया। उसके बाद में हिंदी गद्य के प्रमुख युग और प्रवृत्तियां, तो चलिए देखते हैं। पहले देखेंगे भारतेंदु युग, जो कि 1868 से 1900 तक इसका कार्यकाल रहा। हिंदी गद्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक, भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक कहा जाता है। इस युग में पत्रकारिता, नाटक, निबंध, यात्रा वृत्तांत, जीवनी आदि गद्य विविधताओं का विकास हुआ। यहाँ पर हुआ भाषा शुद्ध, सरल और देशभक्ति की भावना से प्रेरित थी। दूसरा है द्विवेदी युग, तो ये 1900 से 1920 तक इसका जो है काल रहा। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपादन में सरस्वती पत्रिका ने गद्य साहित्य को दिशा दी। इस काल में गद्य अधिक तर्कपूर्ण, विश्लेषणात्मक और राष्ट्रीय चेतना से ओतप्रोत हुआ। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सामाजिक सुधारवादी जो है विचार प्रमुख रहे। निबंध और आलोचना का विकास इस युग में हुआ। फिर है प्रेमचंद युग, तो यहाँ पर हो जाएगा जो प्रेमचंद युग 1920 से 1936 तक इसका काल रहा यानी कि समय रहा। हिंदी गद्य को यथार्थवादी दृष्टि मिली। मुंशी प्रेमचंद ने कहानी और उपन्यास के माध्यम से समाज के यथार्थ, गरीबी, शोषण, किसान जीवन आदि को चित्रित किया। भाषा जनभाषा बनी और साहित्य समाज का दर्पण। चौथा पॉइंट है छायायुग।
छायादोत्तर युग, तो 1936 से 1950 तक। इसमें है कहानी, नाटक, यात्रा, कहानी, निबंध, नाटक, यात्रा, वृत्तांत आदि में प्रयोगशीलता जो है बढ़ चुकी थी। यशपाल, सुदर्शन, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यज्ञ, भगवती चरण वर्मा आदि ने आधुनिक भाव भूमि विकसित की है। ठीक। पांचवा पॉइंट, आधुनिक युग के बाद जो है 1950 के बाद क्या हो, आधुनिक युग। तो नई कहानी, नई कविता और नई नाटक के साथ गद्य लेखन में विविध प्रयोग हुए। व्यंग्य, आत्मकथा, संस्मरण, फीचर लेख, रिपो, यहाँ पर टार्ज है लेकिन यहाँ पर रिपो तार्ज रहेगा, आदि विधाओं में विस्तार हुआ। ठीक। हरिशंकर प्रसाद, श्रीलाल शुक्ल, धर्मवीर भारती, राही मासूम, रजा मनोहर, श्याम जोशी आदि ने आधुनिक गद्य को समृद्ध किया। फिर है हिंदी गद्य की प्रमुख विधाएं, तो इसमें देखेंगे उपन्यास, कहानी, निबंध, नाटक, एकांकी, ये जो है प्रमुख इसकी विविध क्या है, विधाएं हैं। ठीक। फिर आलोचना, संस्मरण, आत्मकथा, यात्रा, वृत्तांत, व्यंग्य, ये सब क्या है, इसकी जो है प्रमुख विधाएं हैं। निष्कर्ष यहाँ पर आपका यूनिट नंबर 1 का चल रहा है। हिंदी गद्य का विकास निरंतर प्रगतिशील रहा। प्रारंभिक धार्मिक और प्रवचनात्मक गद्य से लेकर आधुनिक यथार्थवादी, मनोवैज्ञानिक और प्रयोगवादी गद्य तक इसकी यात्रा समाज की चेतना के समांतर चलती रही। हिंदी गद्य आज साहित्य की सबसे सशक्त अभिव्यक्ति बन चुका है। ठीक। अब इसी क्लास में हमने यूनिट 2 को भी रख लिया, तो इसमें पढ़ेंगे हिंदी नाटक और एकांकी, जिसमें आपको ध्रुव स्वामी और जयशंकर प्रसाद के बारे में देखना है। ठीक। तो पहले पढ़ेंगे भूमिका। भूमिका के अंतर्गत हिंदी साहित्य में नाटक एक अत्यंत महत्वपूर्ण गद्य विधा है। नाटक समाज का दर्पण होता है, जो संवाद, अभिनय और घटना के माध्यम से जीवन की वास्तविकताओं को प्रस्तुत करता है। हिंदी नाटक का विकास संस्कृति नाट्य परंपरा से हुआ है। आधुनिक हिंदी नाटक का स्वरूप भारतेंदु हरिश्चंद्र से प्रारंभ हुआ। जयशंकर प्रसाद हिंदी के श्रेष्ठ कवि, कथाकार, नाटककार और निबंधकार थे। उन्होंने हिंदी नाटक को व्यंग्य, काव्यात्मकता और विचार और राष्ट्रीय चेतना का संगम दिया। उनके नाटकों में ऐतिहासिकता, मनोवैज्ञानिक गहराई, नारी की स्वतंत्रता और आदर्श जीवन का दर्शन मिलता है। अब है जयशंकर प्रसाद का परिचय, तो चलिए देखते हैं जयशंकर प्रसाद का पूरा परिचय। इनका जो जन्म हुआ था 30 जनवरी 1890 को वाराणसी में हुआ था। मृत्यु 15 नवंबर 1937 को। इनकी जो प्रमुख रचना है इसमें से हो गई आपकी कामायनी, जो कि महाकाव्य है, झरना, आंसू, आनंद, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामी, राजश्री, कर्णाभार आदि। प्रसाद जी को छायावाद युग के प्रतिनिधि नाटककार के रूप में जाना जाता है। फिर है ध्रुव स्वामी नाटक का परिचय, तो इसका जो प्रकाशन वर्ष हुआ, प्रकाशन जिस वर्ष हुआ था 1933 में हुआ था, प्रकाशन वर्ष दिया गया 1933। नाटक का प्रकार जो है सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक नाटक। नाट्यकार जो है शंकर प्रसाद है, मतलब जयशंकर प्रसाद हैं। फिर इनके जो है नाटक के जो रूप है, नाटक 5 अंकों का ये नाटक है। ठीक। ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद का अत्यंत चर्चित नाटक है। इसमें स्त्री स्वतंत्रता, प्रेम, आत्मसम्मान और नैतिकता का उत्कृष्ट चित्रण किया गया है। फिर इसमें देखेंगे कथा सारांश, जो कि संक्षिप्त रूप में। नाटक की नायिका ध्रुव स्वामी एक विदुषी, सौम्य और आत्मसम्मानी स्त्री है। उसका विवाह संघपति नामक व्यक्ति से हुआ, जो एक क्रूर, स्वार्थी और संदेही पुरुष है। ध्रुव स्वामी अपने पति के अन्यायपूर्ण व्यवहार से तंग आकर उसे छोड़ देती है और राजगुरु के शिष्य सोमदत्त के आश्रम में शरण लेती है। यहाँ उसकी भेंट जयमल नामक युवक से होती है, जो उसका सच्चा सहानुभूति और प्रेमी बनता है। दोनों के बीच आदर्श और आत्मिक प्रेम विकसित होता है, परंतु समाज और राज्य के नियमों के कारण उसका जो है मिलन नहीं हो पाता। अंततः जयमल अपने प्राण त्याग देता है और ध्रुव स्वामी संन्यास ले लेती है। इस प्रकार नाटक का अंत करुण और दार्शनिक है। अब नाटक के प्रमुख जो इसमें पात्र दिए गए हैं, ध्रुव स्वामी में आप देखेंगे मुख्य नायिका जो आत्मसम्मानी, विदुषी और स्वतंत्र विचारों वाली स्त्री है। संघपति ध्रुव स्वामी का पति संदेही और क्रूर स्वभाव का व्यक्ति था। जयमल जो था एक सज्जन, वीर और आदर्श पुरुष था, जो कि ध्रुव स्वामी का सच्चा प्रेमी था। राजगुरु यहाँ पर देखेंगे धार्मिक और सामाजिक परंपराओं के प्रतीक थे। राजा न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ शासक।
फिर यहाँ पर छठा पॉइंट है, सोमदत्त तो राजगुरु का शिष्य था जो कि एक माध्यम पात्र था। ठीक। नाटक के मुख्य विषय तो यहाँ पर विचारधारा है, स्त्री की स्वतंत्रता और आत्मसम्मान के बारे में दिए गए हैं। तो ध्रुव स्वामिनी अपने पति के अत्याचारों के विरुद्ध विद्रोह करती है। वह यह सिद्ध करती है कि स्त्री केवल पति की दासी नहीं बल्कि स्वतंत्र अस्तित्व वाली मानव है। प्रेम की शुद्धता और आदर्शवाद, जयमल और ध्रुव स्वामिनी का प्रेम शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक और आध्यात्मिक है। यह प्रेम सामाजिक बंधनों से ऊपर उठता है। समाज की रूढ़ियां और नैतिकता तो नाटक में सामाजिक बंधनों की आलोचना की गई है जो स्त्री को बंधन में रखती है। प्रसाद जी ने परंपरा और आधुनिकता के बीच संघर्ष को दर्शाया है। दार्शनिक दृष्टि से देखा जाए तो प्रसाद जी का दृष्टिकोण कर्म, धर्म और आत्मा की शुद्धता पर आधारित है। ध्रुव स्वामिनी का अंत एक आध्यात्मिक मुक्ति का प्रतीक है। नाटक की विशेषताएं तो इसमें इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, चलिए देखते हैं। मनोवैज्ञानिक गहराई, पात्रों के अंत, संघर्ष और भावनात्मक स्थिति का सुंदर चित्रण, भाषा और शैली तो इसमें देखेंगे प्रसाद जी की भाषा संस्कृत निष्ठ, गंभीर और भावपूर्ण है। संवाद, इसमें संवादों में काव्यात्मकता और दर्शन झलकता है। नाट्य रूप में देखें तो 5 अंकों में संगठित संरचना, प्रत्येक अंक में घटना का कार्मिक जो है विकास देखा गया है, किया गया है। नारी चेतना, ध्रुव स्वामिनी के माध्यम से स्त्री की चेतना और अधिकार का उद्घाटन हुआ। आदर्शवाद और मानवता, प्रेम, धर्म, आत्मा और नैतिकता का संगम है। नाटक की भाषा और शैली तो इसमें देखेंगे भाषा जो है साहित्यिक संस्कृत प्रधान लेकिन भावपूर्ण है। संवाद जो है इसमें दार्शनिक है जो पात्रों के बीचों विचारों और भावनाओं को व्यक्त करते हैं। प्रसाद जी की शैली में काव्यात्मक सौंदर्य और दार्शनिक गहराई दोनों है। नाटक का संदेश क्या है, चलिए देखते हैं। स्त्री को समाज में समान अधिकार और सम्मान मिलना चाहिए। विवाह संस्था तभी पवित्र है जब उसमें समानता और सम्मान हो। प्रेम आत्मा का संबंध है, देह का नहीं। व्यक्ति को अन्याय और रूढ़ियों के विरुद्ध खड़ा होना चाहिए। अब निष्कर्ष है, ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद का उत्कृष्ट सामाजिक मनोवैज्ञानिक नाटक है जिसमें स्त्री की आत्मनिर्भरता, प्रेम की पवित्रता और मानवीयता की भावना का सुंदर समन्वय है। यह नाटक हिंदी नाट्य साहित्य में एक मील का पत्थर है जिसने नारी की स्वतंत्र चेतना को नई दिशा दी है। तो ये भी आपका जो हमने 2 यूनिट जो है समाप्त कर दिया। मिलेंगे यूनिट 3 और 4 में दूसरे क्लास में। ठीक। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे हमारे साथ और भी लोग जुड़ सके। ठीक। नोट लेना चाहते हैं तो हमने बता दिया कि आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको बिल्कुल फ्री में नोट मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और कमेंट करके जरूर बताइए आप लोग किस सब्जेक्ट का आप जो है क्लास चाहते हैं।